सो हमने अभी होमोलोगस सीरीज को हमने डिस्कस किया। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, कार्बन कंपाउंड से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कंबशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे इसमें आपको एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, किसका, इथानॉल, जिसको आप अल्कोहल भी कहते हैं, जो शराबी लोग पीते हैं, इथानॉल का, और इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये दोनों का हम यहाँ पे एसिटिक एसिड आपको पता है कहाँ इस्तेमाल होता है, विनेगर जो होता है, जो चाइनीज आप फूड खाते हैं जा करके, उसमें एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट के लिए, तो वो विनेगर में एसिटिक एसिड प्लस वाटर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कार्बनिक कंपाउंड्स के, फिर उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे आपको टू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इथानॉल एंड इथानोइक एसिड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन मतलब होता है जब हम किसी चीज को एयर में, क्या एयर में या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, ठीक है। Combustion is the process of complete burning of a substance in the presence of oxygen with the liberation of large amount of heat and light. जब भी combustion reaction होता है उस दरमियान रिएक्शन के कंप्लीशन में बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिएक्शन कैन बी रैपिड एंड लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जो कंबशन रिएक्शन होता है ना, काफी ज्यादा फास्ट होता है और ये जो रिएक्शन होता है हमेशा कंप्लीट हो जाता है, मतलब जितने रिएक्टेंट को कंबाइन करना ऑक्सीजन को, वो उससे कंबाइन होकर के और रिएक्शन क्या होता है टोटली वाइप आउट हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप देखिएगा केमिस्ट्री में, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन कंबशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहां पे जो रिएक्शन होता है वो काफी रैपिड होता है, फास्ट होता है, एंड जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, अधूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है, ठीक है। कंबशन ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, अब देखेंगे कंबशन रिएक्शन देखेंगे कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के इन डेली लाइफ। देखिए आप ये देखिए, ये कंबशन रिएक्शन है, कंबशन ये एक मैच स्टिक है, उसे जलाया गया है, तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और जो मैच है वो ऑक्सीजन उस मैच स्टिक से जब हमने रब किया था तो फ्रिक्शन हमने थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोवाइड किया था, तो उसने क्या किया, उसमें आग पकड़ लिया, ऑक्सीजन ने उसे आके जो मैच स्टिक के ऊपर जो ब्लू कोटिंग होता है वो ऑक्सीजन, जब हम उसको रब करते हैं ना, जब उसको रब करते हैं मैच स्टिक को, बेसिकली क्या करते हैं हम हल्का सा फ्रिक्शन लगाते हैं और वो फ्रिक्शन क्या करता है, थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो हीट एनर्जी क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है और जो मैच स्टिक का जो ब्लू वाला पार्ट, उससे रिएक्शन कहा जाता है और वो एक फ्लेम की तरह देखने को लगता है, ठीक है। देख लीजिए नाउ कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन पता है नेचर में आपको पाया जाता है, जिससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस है कोयला, तो आपने देखा होगा कोयला, अरे कोयला तो देखे होगा ना तुम लोग, तो कोयला बेसिकली क्या है, कार्बन ही है, या चारकोल, ये भी क्या है, बेसिकली कार्बन का बना होता है, ठीक है। सो अगर कार्बन का हम कंबशन कराते हैं इन एयर और ऑक्सीजन, ये मैंने पहले भी कह रखा है बहुत बार, जब भी एयर का जिक्र है कि कोई रिएक्शन एयर में कराया जा रहा है, इसका मतलब याद रखिए वहां ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब भी कार्बन का हम ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इसका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। लाइव एग्जांपल में देख लीजिए, दिख रहा है, अभी तो ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आपने ऑब्जर्व किया एक चीज कि जो लकड़ी उकड़ी जलाते हो तुम लोग, तो उसमें देखते हो पहले तो फ्लेम होता है, काफी ज्यादा उसमें फ्लेमिंग होता है, देन उसके बाद आपको ऐसे लाल लाल कलर की चिंगारी दिखती है। तो बेसिकली ये कंबशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के होने के बाद देखो इसमें से लाइट निकल रहा है, रेड कलर की लाइट निकल रही है, और प्लस इसमें से हीट, अरे आग तापने के लिए तो जलाते हो ना लकड़ी, तो आपको हीट भी आपको इससे मिलता है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हीट मिलता है और लाइट मिलता है। फिर कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड तो दिख नहीं रही है, गैस इनविजिबल होती है, नहीं दिखेगी दोस्त, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। चलिए कुछ और कंबशन रिएक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए CH4 प्लस O2। CH4 क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में, हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, H2O में, प्लस कंबशन रिएक्शन है तो क्या मिलेगा दोस्तों, बोलो बच्चों क्या मिलेगा, हीट एंड लाइट। CH4 को क्या कहते हैं दोस्त, CH4 मीथेन। अरे CH4 में एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट है, मिथ,
H4, तो जब CH4 का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप ऐसा ही बनाते हैं ना। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, मतलब अल्केन है, तो मिथ एन, अल्केन से ANE निकाल लेते हैं और एक कार्बन के लिए मिथ और ANE लगा दिए तो मीथेन। तो मीथेन का जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर सिर्फ कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए हमने सिर्फ कार्बन का रिएक्शन कराया है तो यहाँ सिर्फ CO2 मिला है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों चीज तो मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हीट और लाइट तो हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, नाउ एक और रिएक्शन देख लीजिए, वो रिएक्शन है एक अल्कोहल है CH3CH2OH, इसका रिएक्शन करा दिए भाई, आंख बंद करके देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन तो साहब चेंज हो गया CO2 में प्लस H2O, और कंबशन रिएक्शन है तो लाइट प्लस हीट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन में या कार्बन या हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन या हाइड्रोकार्बन है, जब रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है, या हीट और लाइट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट, ये मैंने अभी बता ही दिया, फिर एक बार और देख लेते हैं, CH2 CH3 CH3, ये क्या है दोस्त, देखो मैंने बताया था 2 कार्बन है 8। अब देखो इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाइएगा, मैंने बताया था पहले वर्ड रूट लिख लीजिए, फिर बाकी को वैलेंट कर लीजिए, H H H H H H, तो सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड है, जब सैचुरेटेड है तो अल्केन है, तो इथ, और अल्केन से आ गया ANE, इथेन। इथेन का हम क्या करा रहे हैं बच्चों, कंबशन, तो प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए, बस सिंपल है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, अरे लाइट है, कंफ्यूज मत हो जाना थोड़ा सा। नोट, नेचुरल गैस एंड बायोगैस कंटेन मीथेन। जो आपके घर में LPG होता है, सिलेंडर होता है, या जो कार दिल्ली के अंदर जो गैस पे जो कार्स चलती हैं, जो इसमें CNG डाला जाता है, तो उसमें मीथेन का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, और मीथेन होता ही होता है। ठीक है, so natural gas and biogas contain methane, so burning of natural gas and biogas are also combustion reaction। so natural gas और biogas का burning भी एक तरह का क्या है, combustion reaction है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ NCERT के ही डाटा डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो है मैं बीच में बताता रहूंगा। ठीक है, नाउ combustion of alcohol, मैंने अभी बताया ना combustion of alcohol, CH3 CH2 OH, सर मैंने करा दिया कंबशन CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इथानॉल। अच्छा, इथानॉल कैसे हुआ, 2 कार्बन 8, और जब इसको आप स्ट्रक्चर अरेंज करिएगा तो देख लीजिए 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, OH, सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, इथेन। अब अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप है, ऑल, इथानॉल, इथानॉल, इथ आया 2 कार्बन की वजह से, एन आया अल्केन की वजह से, OL आया फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इथानॉल। ठीक है, तो इथानॉल का जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, नाउ आगे देखिए, बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स क्लीन फ्लेम। कोई भी हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, वैसे का जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो कैसा फ्लेम देगा, क्लीन फ्लेम देगा। आप डायग्राम में देखिए, ये जो आप घरों में आप जो स्टोव या घर में जो चूल्हा होता है, जो उससे LPG पे जब जलाया जाता है तो बिल्कुल ऐसा कुछ एकदम ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है ना, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो गैस है या जो हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किया गया है कंबशन के लिए, वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, क्योंकि जो फ्लेम आ रहा है बिल्कुल क्लीन आ रहा है। ठीक है, क्लीन फ्लेम का क्या मतलब है कि इसमें कालापन, जब आप कोई चीज पकाएंगे ना ऐसे फ्लेम पे, तो जो आपको बर्तन का जो नीचे वाला पोर्शन होगा जहां पे आग लगती है वहां पे कालापन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए फ्लेम क्लीन है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन लिमिटेड ऑक्सीजन लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन और सूटी फ्लेम।
कोई ऐसा कंबशन जिसमें सैचुरेटेड कार्बन तो है लेकिन जो ऑक्सीजन दे रहे हैं कंबशन के लिए वो लिमिटेड है। तो वैसे कंबशन में वैसे में क्या होगा कि जो कंबशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। जब कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें सूटी फ्लेम होगा। सूटी फ्लेम मतलब उसमें हल्का हल्का कालापन आएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने डायग्राम दिखाया, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लिया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। यहां देखिए, देख रहे हैं काला कलर का, ये जो ब्लैक कलर है दैट इज अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो ये फ्लेम क्लीन नहीं है, ये सूटी फ्लेम है। सूटी मतलब कार्बन के पार्टिकल्स इस फ्लेम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये फ्लेम क्या है, क्लीन नहीं है। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कैसा फ्लेम देगा, आपको क्लीन फ्लेम देगा, ब्लू कलर का होगा। वैसे हम आगे देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग फ्लेम होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे हम इन सिंपल देखेंगे, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वो सूटी फ्लेम देगा। कैसा देगा, सूटी फ्लेम। ठीक है, नाउ हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, ये तो सैचुरेटेड था, अब था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप उसका कंबशन कराएंगे तो आपको येलो फ्लेम मिलेगा। कैसा मिलेगा, येलो फ्लेम मिलेगा विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, बहुत काला धुआं भी बनेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब कंबशन कराएगा तो उसमें काफी काला धुआं बनेगा और उसका फ्लेम कैसा होगा, येलो कलर का होगा। दिस लीड्स टू सूटी डिपोजिशन ऑन द मेटल प्लेट्स। अगर सपोज करिए आपने ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसके अंदर है, उसका कंबशन करा रहे हैं, तो उसमें फ्लेम कैसा आएगा, येलो आएगा। और जो बर्तन रख के आप उस फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज को बनाने में, तो बर्तन का जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे आग लग रहा है, देखिएगा वहां पे कालापन आ जाता है। क्या आता है, काला काला डार्क मार्क हो जाता है। तो वो आपको एक मतलब ये दिखाता है कि वहां पे सूटी फॉर्मेशन हुआ है। सूटी मतलब कार्बन पार्टिकल्स जो है वो टोटली बर्न नहीं हुए, कुछ कार्बन पार्टिकल्स इनकम्प्लीटली बर्न हुए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे एक बर्तन रख दीजिए तो सोचिए बर्तन के नीचे वाला पार्ट का क्या हाल होगा, यहाँ नीचे वाला पार्ट का ये क्या हो, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन, देखिए कोल एंड पेट्रोलियम दोनों कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बना होता है, कार्बन या हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो इनका कंबशन होता है तो इन जनरल क्या बनना चाहिए, CO2 प्लस H2O। लेकिन कोल और पेट्रोलियम में सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन का जब कंबशन करते हैं तो आपको ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन मिलता है, और ये आपको बहुत मेजर पोल्यूटेंट है। मतलब ये पॉल्यूशन के तौर पे आपको पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट हैं, जो पॉल्यूशन करते हैं, ये उनके एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, coal and petroleum contain some amount of nitrogen and sulfur. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants on the environment. यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई फैक्ट्री है जिसमें कोल का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये स्मोक बन रहा है, स्मोक बन रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स दोनों पाए जाएंगे, और ये दोनों क्या है, पॉल्यूटेंट हैं। गैसेस सब्सटेंसेस लाइक कैंडल एंड LPG बर्न विथ क्लीन फ्लेम। कैंडल हो या LPG हो, ये गैसेस सब्सटेंस है। तो कहोगे सर कैंडल तो मैंने मोमबत्ती देखा हुआ है। बेटा वो कंडेंस फॉर्म है, जब वो बर्न होता है तो मोमबत्ती में देखना कि वहां पे लिक्विड फॉर्म हो जाता है या फिर उसको वो वेपराइज होने लगता है। तो कैंडल जब बर्न होता है ना तो वेपर के फॉर्म में पहले जो मोमबत्ती है, जिसको आप सेमी सॉलिड या सॉलिड कह रहे हैं, वो पहले गैस में पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड से वो गैस के फॉर्म में आता है। जब गैस बन जाता है तब जाकर के उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो गैसेस सब्सटेंस जो कैंडल या LPG जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल होता है, LPG का जो LPG है, जब इनका बर्निंग होता है, इनका कंबशन होता है, तो कैसा फ्लेम मिलता है, क्लीन फ्लेम मिलता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वुड एंड चारकोल, तो आप कहेंगे सर लकड़ी जो होता है, जब हम उससे लकड़ी जलाते हैं तो शुरू में तो सब उसमें फ्लेम होता है, लेकिन बाद में तो सिर्फ चिंगारी बच जाती है। बेसिकली क्या होता है, वुड एंड चारकोल को जब हम इनिशियली जलाते हैं तो उस लकड़ी में या चारकोल के अंदर जो भी वेपोराइज गैसियस जो भी हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या करते हैं, गर्म होने की वजह से वो उस लकड़ी से बाहर निकलते हैं और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो जो, और ये जो है ना, सपोज करिए आपको एक लकड़ी है, इसके अंदर गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये आपको क्या करेंगे, रिलीज होंगे। जब रिलीज होंगे तो इनिशियली तो फ्लेम देगा, बाद में जब रिलीज आउट हो जाएगा पूरा जो ये जो सब्सटेंस है जिसको लिखता है वोलाटाइल। अच्छा वोलाटाइल क्या होता है, आपको पता है वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल होता है जो वेपराइज हो जाए, जो वेपर बन जाए।
या जो मूवेबल होता है, इजिली वेपराइज होकर के आपको हो जाए। अच्छे से वोलेटाइल जानना है तो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा वोलेटाइल क्या हो, किसे कहते हैं, पर वोलेटाइल सब्सटेंसेस रहते हैं उसमें जो इजिली वेपराइज हो जाए, ठीक है। तो जो वुड और चारकोल होता है ना, उसके अंदर कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, वो इनिशियली वेपराइज हो जाते हैं, धुआं बन के वो धुआं बनता है, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो आग लगती है। तो शुरू में तो काफी आग होता है, फ्लेम होता है, लेकिन बाद में वो सारे चीजें वेपराइज हो जाते हैं तो आग खत्म हो जाती है, सिर्फ बचती है आपके बाकी के जो कंपोनेंट्स बचते हैं लकड़ी के, तो उसमें सिर्फ चिंगारी होती है, मतलब उसमें हीट होती है लेकिन फ्लेम खत्म हो जाती है। तो फ्लेम बेसिकली आती है किसकी वजह से? गैसीय सब्सटेंसेस की वजह से आती है, ठीक है। और गैसीय सब्सटेंसेस क्या है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, ठीक है। अब देखिए, द ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसीय सब्सटेंसेस आर हीटेड एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द ईच एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए, अलग अलग एलिमेंट को जब आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उनका जो कलर आता है ना, उनके एलिमेंट का, हर एलिमेंट का एक पार्टिकुलर कलर होता है और उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कलर कहते हैं उसको। मतलब सपोज करें मीथेन जला रहे हैं तो ब्लू कलर आएगा, देखिए यहाँ पे। अगर कहीं पे आपको फ्लेम दिख रहा है ब्लू कलर का, तो समझ जाइए कि वहां पे किस चीज का बर्निंग हो रहा है, मीथेन का हो रहा है, CH4 का हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे लोहा जो आयरन होता है, वहां पे जहां पे आयरन बनाया जाता है, आप वैसे इंडस्ट्रीज में आप विजिट करिए तो वहां पे देखिएगा जो आग होती है या जो लोहा होता है, जब उसको पीला मेल्ट कराया जाता है तो आप देखिएगा उसको कुछ ऐसा येलोई सा ऑरेंज कलर का आपको फ्लेम देखने को मिलेगा। तो जब भी ऐसा कोई फ्लेम देखने को मिलेगा, मतलब समझिए किस चीज का बर्निंग हो रहा है, वहां पे कंबशन हो रहा है, आयरन का हो रहा है। एल्युमिनियम का होगा तो व्हाइट कलर का आएगा, बोरोन का होगा या एल्युमिनियम, उसका भी आपको ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। जिर्कोनियम एक मेटल है, जब इसका होगा तो ये आपको जो क्रैकर्स होते हैं, बम होते हैं, देखिए उसमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो हर एलिमेंट का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ऑफ द गैसेस सब्सटेंसेज, वो आपको हीट होते हैं, और जो एटम्स है, जैसे कि गैस है, उसके जो एटम्स है, जैसे CO2 है, ओके, CO2 एक गैस है, इसमें एटम है कार्बन और ऑक्सीजन। तो वैसे ही मीथेन है, CH4। इसके जो एटम्स होते हैं ना, कार्बन, ये जब आपको बर्न होता है, इसका कंबशन होता है गैसेस के एटम्स का, तो वो आपको ग्लो करना शुरू करता है। वो एटम्स क्या करता है? ग्लो करना शुरू करता है। तो और वो जो ग्लो करता है, जो आपको जो उसका जो पिक्चर मिलता है, लाइट मिलता है, वो स्पेसिफिक होता है। हर एटम का या एलिमेंट का अलग अलग फ्लेम होता है, अलग अलग ग्लो करने पे अलग अलग कलर दिखाता है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substances are heated and starts to glow. The color produced by each element is characteristics of the property of that element. Now, the food we eat contains carbon, which on slow combustion, that is respiration, produces CO2 and energy in the form of ATP. चलिए अब देखिए, हम खाना खाते हैं, बेसिकली खाना में होता क्या है? कार्बन होता है। कार्बन जो होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, या कोई भी जो भी हम खाना फूड पार्टिकल्स हम बॉडी में लेते हैं, तो बेसिकली उसमें होता क्या है? कार्बन होता है। और वो कार्बन हमारे सेल तक जाता है, फिर सेल उससे क्या करता है? कंबशन कराता है। कंबशन कराता है तो जो कार्बन है वो किस में चेंज होता है? CO2 में चेंज होता है। फिर उस कार्बन को CO2 में चेंज होता है, कंबशन रिएक्शन है तो CO2 में चेंज हो गया। फिर कंबशन रिएक्शन है, इसलिए उसमें हीट एनर्जी भी इवॉल्व होगा। जब हीट एनर्जी निकल रही है तो वो एनर्जी आपको बॉडी इस्तेमाल करती है अपने वर्क के लिए, तो वो हीट एनर्जी बॉडी जो है ATP के फॉर्म में आपको चेंज करके और स्टोर कर लेता है। अब कहिएगा सर ATP क्या है? ATP बेसिकली इज एनर्जी करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। आप आइए हायर क्लासेस में, वहां आपको बताया जाएगा। तो ये था आपका कंबशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, जनरली क्या ऑक्सीडेशन मैंने आपको पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, मैंने वहां पे बताया था। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो किसी एलिमेंट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ, तो वैसे आप रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कार्बन reacts with oxygen that forms CO2. When carbon reacts with oxygen, it forms CO2, carbon dioxide. Here, कार्बन में आपको एडिशन हो रहा है
ऑफ ऑक्सीजन। सो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। आप यहां पे ये मत कर दीजिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, जी नहीं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है इसीलिए CO2 बना है। ठीक है, क्या आप ये जो इक्वेशन है कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो CO2 बन रहा है, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? तो आप कह सकते हैं यस सर, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, बैलेंसिंग आपको सिखाया गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए नाम से पता चल रहा है एजेंट, क्या ऑक्सीडाइजिंग मतलब वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन किसी का करा देता है। बेसिकली इन जनरल ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप क्या कर सकते हैं, वैसे सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को ऑक्सीजन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, ऑक्सीजन दे रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाऊंगा, किसके लिए, अपने दोस्त के लिए। इन द सेम वे मेरा दोस्त ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरे दोस्त का क्या आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और मैं अगर ऑक्सीजन दे रहा हूं अपने दोस्त को, तो इन जनरल देखिए मैं अपने अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देखिएगा, तो मैं अब अगर सपोज कर मेरे से ऑक्सीजन निकल रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो मैं तो अपने दोस्त के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, पर मेरा खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन जनरल देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है वो, और जिसका रिडक्शन होता है बच्चों वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, द सब्सटेंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आप इस केस में देखिए, इन दिस केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए CO2 बन रहा है। इन जनरल एक आप रिएक्शन देख लीजिए। चलिए सेकेंड रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन का रिएक्शन किया आपने ऑक्सीजन के साथ, H2O बना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, 2H2O मतलब वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा, क्या चीज ऑब्जर्व करिएगा कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और H2 का ऑक्सीडेशन होकर के प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2O। देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का, H2O का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इन द सेम वे मैंने यहां पे क्या बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन ही क्या है, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन चेंज हो रहा है आपको, अच्छा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहते हैं आप, उससे कहते हैं रिडक्शन। ये डेफिनेशन में आपने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के साथ देखिए, यहां इस केस में देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या रिडक्शन हो रहा है, और मैंने और रिडक्शन होकर के ऑक्सीजन किस में चेंज हो रहा है, H2O में चेंज हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो वाटर बन रहा है। ठीक है, तो जब H2 में चेंज हो रहा है बच्चों, तो जिसका रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का, ना कि H2O का, याद रखिएगा। तो जब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो H2O बन रहा है, तो ऑक्सीजन खुद, और मैं अभी डेफिनेशन से क्या होता है, जिसका रिडक्शन होगा बच्चों वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस केमिकल इक्वेशन रिडक्शन अगर हुआ तो आपको ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब यही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, यही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ऑक्सीजन किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, आई थिंक ये दो एग्जांपल एनफ है, आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आगे आएंगे तो आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो अगर एग्जांपल्स आएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और भी क्लियर हो जाएगा, बट इन दो एग्जांपल से 90% आपको क्लियरफाई हो गया होगा। ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबल। देखिए मैंने बताया था कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ
CO2 देता है। लेकिन एक और देखिए, सेम रिएक्शन, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ CO दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप कहेंगे सर है तो कार्बन और दोनों का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, पर एक केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, दूसरे केस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, ऐसा क्यों सर? बेसिकली क्या है, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, क्या हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है? जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज का रिएक्शन कराया जाए, ठीक है। तो यहां पे CO2 बन रहा है, मतलब यहां पे एक्सेस है, ऑक्सीजन का एक्सेस है। इन द सेम वे आप सेकेंड वन देखिए, यहां पे लिमिटेड है, लिमिटेड ऑक्सीजन है। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन में किसी चीज का रिएक्शन कराएंगे तो वहां जो प्रोडक्ट, किसी चीज का मतलब कार्बन का रिएक्शन कराएंगे तो वहां प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इट्स अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसे आप क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी में इसका भी जिक्र है, तो याद रखिएगा, कार्बन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसी भी चीज का कब होगा? जब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होगा, तो वहां प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये हाइड्रोकार्बन होता तो वहां प्रोडक्ट बनता आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इस ऑक्सीडेशन में एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, रिएक्शन के साथ साथ हीट और लाइट भी आपको इवॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां तो जगह नहीं होती, यहां लिख देता हूं, कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, फॉर्म CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ये आपको इन जनरल पता है, जो भी कंबशन रिएक्शन होता है उसमें हीट और लाइट आपको इवॉल्व होता है, ठीक है। नाउ यहां देखिए, हाइड्रोकार्बन व्हेन ऑक्सीडाइज गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज फॉलो। हाइड्रोकार्बन्स भी अगर उनके रिएक्शन का जो प्रोसीजर्स है, मतलब जो पूरे आपको सेटअप है, उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करेगा, या तो रिएक्टेंट के अमाउंट चेंज करिएगा या टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेगा, तो हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज करिए CH4 है, इसका आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ऑक्सीजन में, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, जो मैंने अभी डिस्कस किया, बताया आपको। लेकिन और देखिए आप, मैंने बताया कि ऑक्सीडाइज गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन एज फॉलो। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या है? देखिए, अगर CH4 का रिएक्शन आप लिमिटेड ऑक्सीजन में कराएगा, किसमें? लिमिटेड ऑक्सीजन, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ना बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, H2O, फिर सेम चीज हीट एंड लाइट, हीट प्लस लाइट, ओके। सो यहां भी देखिए आप, जैसे ही हमने कंडीशन चेंज किया, मतलब जब एक रिएक्शन ऑक्सीजन के एक्सेस में कराया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। और हाइड्रोकार्बन का जब लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जब रिएक्शन कराया, कंबशन कराया, तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिला, ठीक है। चलिए, आप अल्कोहल जिसको आप कह सकते हैं ROH, सर कहेंगे ये सर OH तो समझ में आता है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। सर ये R क्या लिखा है? बताया था दो बच्चों, R इज अ मिथाइल। मिथाइल कब होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। R मिथाइल ग्रुप है, और ये है क्या? बेसिकली R इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अल्कोहल के केस में भी आप ऑब्जर्व करिएगा कि अल्कोहल के केस में क्या होता है कि इसमें भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप देख लीजिए कि अल्कोहल के केस में इथानॉल का रिएक्शन, इथानॉल, चलिए मैं रिवीजन करता हूं, CH3CH2OH, इस CH3 इथानॉल, इथ2 सैचुरेटेड ANE एंड अल्कोहल, OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल से OL आया था, दैट इज इथानॉल, ओके। इथानॉल का हम रिएक्शन करा रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन में, किसमें? व्हाट इज नेसेंट ऑक्सीजन? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन, एटम, नॉट मॉलिक्यूल, O2 के साथ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन कराया जाता है CrO3, ये आपको कैटेलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और CH3COOH, ये जो मीडियम है वो है उसमें क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड के एनवायरनमेंट में इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो बनता है
इथानल क्या बनता है, इथानल प्लस बच्चों बनता है इथानल प्लस वाटर। अब देखिए सेम रिएक्शन को, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे रिएक्शन को बना देता हूँ। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। CH3CH2OH का रिएक्शन कराया गया नेसेंट ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन एटम से सिंगली, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसके, CrO3, इसके प्रेजेंस में कराते हैं COOH। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CHO प्लस H2O। ये जो बना है प्रोडक्ट बच्चों ये क्या है, दैट इज इथानल। इथानल क्या है, एक अल्डेहाइड है। अल्डेहाइड में बच्चों ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है अल्डेहाइड बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका फॉर्मूला होता है CHO। क्या होता है, CHO। आप देखिए सेम रिएक्शन CH3CH2OH इथानल, ये क्या है बच्चों, इथानल है। सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं आपको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, पर हमने जो कंडीशन है, जैसे हमने इस वाले ऊपर वाले केस में देखिए क्रोमियम ऑक्साइड का हमने इस क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में हमने रिएक्शन कराया था तो हमें इथानल मिला था। सेम रिएक्शन का अगर हम कराते हैं अल्कलीन KMNO4 में, किसमें, KMNO4 में, तो KMNO4 में कराते हैं और इसे हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट। मैंने हीट के बताया था, डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंगल इस्तेमाल करते हैं। जब हीट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, अब इथानल नाम मिलकर क्या मिलेगा, इथानोइक एसिड। क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस वाटर मिलेगा। ये क्या है बच्चों, इथानोइक एसिड। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं। आप इन दोनों रिएक्शन को बहुत गौर से ऑब्जर्व करिए तो देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे। जब क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया गया तो आपको इथानल मिला। जब उसी इथानल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया, कंबशन कराया गया अल्कलीन KMNO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, KMNO4 के प्रेजेंस में कराया गया और हीट किया गया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, एसिटिक एसिड मिला। तो मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कहा था कि इसीलिए हर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सेम रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए उसके वो किस कंडीशन में किया जा रहा है उनका स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। टेम्परेचर का, कैटेलिस्ट का, अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे मैंने इस चीज को बताया था। तो यहाँ पे देखिए सेम रिएक्टेंट से आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर उनका जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो उसको अगर आप चेंज कर देते हैं तो, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे देखिए इथानॉल का ऑक्सीडेशन हुआ, आपको इथानॉल का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इथानॉल में ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको इथानॉल बना। फिर इथानॉल जो कि इसमें फिर ये भी इथानॉल ही है, इसमें फिर से ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, इथानोइक एसिड बना। अच्छा चलिए यहाँ पे एक बार रिवीजन करता हूँ। कितने कार्बन है बच्चों, नोमेनक्लेचर साथ साथ देखते रहेगा। इसमें है सर 2 कार्बन तो हो गया इथ, और ये है कौन सा ग्रुप सर, ये है सर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो इससे आता है ओइक एसिड। मैंने जो लिस्ट दिया था ऊपर, जो हमने लिस्ट दिया हुआ, आप उस चीज को याद कर लीजिएगा, पूरे फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटीज और उनके सिंबल्स। तो इथ हो गया। और दूसरी बार जब इसको आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा है, सैचुरेटेड है। सर आप ये देखिए सर, यहाँ पे तो सर आप डबल बॉन्ड दिख रहा है। मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होना ही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्लासिफिकेशन है। अगर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो वो अनसैचुरेटेड नहीं कहलाता है, वो सैचुरेटेड ही होता है। बस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, जब सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो एन, तो ये हो गया इथेनोइक। ये आया है इथ आया है 2 कार्बन से, एन आया है बच्चों, कहां से आया है, एन आया है बेसिकली आपको सैचुरेटेड
पोषण से ओइक एसिड आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इन दिस वे मैं साथ साथ में नोमेनक्लेचर को भी रिवाइज कराते चल रहा हूं ताकि आपको यूज अप हो जाए, यूज टू हो जाए, आपको प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड होना, किसी चीज का ऐड करना। तो इन एडिशन रिएक्शन जनरली क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज कर देते हैं, आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर देते हैं। चलिए डेफिनेशन याद करिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या था कि आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और वो रिडक्शन होने के बाद क्या बन जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से या हैलोजन से Cl2। अच्छा, हैलोजन किसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप जो है उसे हैलोजन ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल जो कि आप मैंने डिस्कस किया है, उसके सब कुछ बताया है, तो उसमें 17 ग्रुप जो होता है उसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको बेसिकली आता है। तो हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे देख लीजिए आप। हैलोजन ग्रुप में बच्चों आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अनसैचुरेटेड का आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो या हैलोजन के साथ रिएक्शन हो या वाटर का रिएक्शन हो, और इस रिएक्शन के बाद अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पॉइंट है, हैलो ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप। जब आपको मैंने नोमेनक्लेचर बताया था तो वहां बताया था ये एक एक्सेप्शन है, हैलोजन जो होते हैं वो एज अ फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, पर IUPAC नेम सिस्टम के हिसाब से इसे मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता है, इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये सफिक्स में इस्तेमाल नहीं होता है, ये एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। सफिक्स किसे कहते हैं, जब वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद इस्तेमाल होता है उसे सफिक्स कहते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इथानॉल, अल्कोहल। और प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जब वर्ड रूट से पहले होता है, क्लोरो, ब्रोमो या साइक्लो, तो ये सब प्रीफिक्स हैं। तो वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के बाद वाले को सफिक्स कहते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के पहले जो नाम लिखते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हैलो ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप एज इट imparts स्पेशल प्रॉपर्टी टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, बट अकॉर्डिंगली टू IUPAC nomenclature इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड thus its prefix is used for naming। और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन इसे हम सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। Unsaturated hydrocarbons adds hydrogen in the presence of catalysts such as nickel, palladium, gives saturated hydrocarbons। कैटलिस्ट किसे कहते हैं, देखिए कैटलिस्ट ऐसे आप फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप गए अपने घर में या अपने रूम में गए और आपने किताब खोला और आप पढ़ना शुरू किए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जब लर्न कर रहे, जब आपने रिवीजन करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि आप 6 घंटे में एक चैप्टर को कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 6 घंटे में एक चैप्टर को कर रहे हैं, फिर 6 घंटे में दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, पर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो अचानक से क्या हुआ कि आपके फादर आपके रीडिंग रूम में आ गए। जैसे आपके फादर आपके रीडिंग रूम में आए तो आप एकदम शॉक में आ गए, अरे फादर आ गए, नहीं अब तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो आपके फादर जैसे आए, आप जो काम, जो चैप्टर, एक चैप्टर 6 घंटे में कर रहे थे, अब उसी चैप्टर को आप कितने देर में कर रहे हैं, आधे घंटे में, 10 मिनट में। तो आपके फादर के प्रेजेंस की वजह से जो आपकी रीडिंग कैपेसिटी थी, जो पहले 6 घंटे लेती थी, अब वो 10 मिनट 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जा रही है। तो अब इस चीज को जस्ट आप केमिकल रिएक्शन के तौर पे देखिए। जब कोई इन जनरल केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जब आपको रिएक्ट करते हैं तो जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें काफी टाइम मिलता है। तो उसमें हम किसी सब्सटेंस को डालते हैं, वो सब्सटेंस उस रिएक्टेंट के साथ जब जाता है तो क्या करता है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो प्रोडक्ट बनने के जो टाइम है उसको क्या करता है, बहुत घटा देता है और बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को बनाता है। इससे क्या, और वो कैटलिस्ट खुद कभी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता है। जैसे आपके फादर आपको कोई मदद नहीं कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन में, वो बस क्या है कि आपके फादर की प्रेजेंस में आपकी जो पढ़ाई करने की जो टाइमिंग है वो घट गई है और आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कर पा रहे हैं।
ठीक है। इन द सेम वे कैटलिस्ट नेवर पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द रिएक्टेंट, बस उनकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो कैटलिस्ट, यहां देखिए डेफिनेशन, होप आपको समझ में आ गया होगा। और फादर मदर तो कैटलिस्ट तो होते ही हैं यार उनका प्रेजेंस में बहुत कम, बहुत तेजी से होता है। तो सब्सटेंसेस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, और एनी सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, बस एट वो प्रेजेंट होता है रिएक्शन को जल्दी जल्दी कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट को मैंने बता दिया, ये एग्जाम में सीबीएसई बहुत बार ये पूछती है व्हाट इज कैटलिस्ट, ठीक है। व्हाट इज बायो कैटलिस्ट, वो भी आएगा आपको जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो इन शॉर्ट देखिए कैटलिस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, होपफुली आपको समझ में आया हो। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निकल और पैलेडियम क्या है, कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। मतलब निकल और पैलेडियम कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस ये उस रिएक्शन में प्रेजेंट रहेंगे ताकि रिएक्शन फास्टली हो। और पता है आपको कैटलिस्ट की इतनी कैपेसिटी होती है किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कि आपको रिएक्शन को लाख गुना टाइम्स, मतलब मिलियंस टाइम्स रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जैसे कोई कोई केमिकल रिएक्शन जो 1 सेकेंड में 10 प्रोडक्ट बनाता है नॉर्मल वे में, अगर कैटलिस्ट उसमें डाल देते हैं तो वही 1 मिनट में 10 नहीं, अब वो लाखों करोड़ प्रोडक्ट बना रहा है। तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट enhance the rate of reaction, that increases the rate of reaction। rate of reaction है मतलब जो प्रोडक्ट बनने का जो रेट है उसको वो बढ़ा देता है, ठीक है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट। आप जो डलडा इस्तेमाल, अब तो शायद बहुत कम डलडा इस्तेमाल होता है, पहले आप अपने फादर मदर से पूछेगा तो इन दिनों भी ये आपको यूज में होता है, पर अपने पेरेंट्स से पूछेगा तो बताएंगे पहले डलडा काफी इस्तेमाल होता है। तो ये जो डलडा बनता है ना, बेसिकली क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और जो ऑब्जेक्ट और जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है डलडा, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, दैट इज द निकल कैटलिस्ट, ओके। इसका रिएक्शन मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल्स प्लस हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। जैसे हम रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में बच्चों, निकल कैटलिस्ट, और हीट करेंगे तो आपको बच्चों प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो मिलेगा वनस्पति घी। और ये सैचुरेटेड घी होता है, कैसा होता है, सैचुरेटेड घी होता है, ओके। डायग्राम तो देखिए, डलडा ऐसा देखा ही होगा, इतना भी पुराना नहीं हुआ है डलडा अभी, लेकिन आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो डलडा होता है ये बेसिकली कैसे बनता है, ये आपको वेजिटेबल्स ऑयल्स को हाइड्रोजनेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। नेक्स्ट वेजिटेबल्स ऑयल्स, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल आप देखिए आपको क्यों कहा जाता है, आखिर तुम मार्केट में जो फ्राइड चीजें हैं उसको मत खाओ, नहीं तो तुम वेट गेन कर लोगे, तुम मोटे हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी फ्लफी हो जाएगा, काफी ज्यादा फूले फूले हो जाओगे। क्यों, बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम अपने बॉडी के अंदर सैचुरेटेड, कैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालोगे तो वो कभी भी मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में वो हाइड्रोकार्बन कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और वो एज मतलब जैसे कि तैसे आप तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। पर जस्ट उल्टा केस है आपको, अगर आप अपने बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालते हैं, कंज्यूम करते हैं, डालने का मतलब कंज्यूम करते हैं, तो आप जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो रिएक्टिव होते हैं और वो आपके बॉडी के अंदर जो आपके मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो इन जनरल स्टोर नहीं होता जल्दी। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम जब भी कंज्यूम करें आपको हाइड्रोकार्बन्स जो कि एज अ फैट और ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, तो हम अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स का या हम फैट्स का इस्तेमाल करें, सैचुरेटेड बहुत कम करें, ठीक है। क्योंकि सैचुरेटेड जो होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, हम मोटे होने लगते हैं। अरे दिख तो रहा हूं मोटा मैं, कह सकते हो। तो ये रीजन है। दूसरी बात,
कि सर ये अनसैचुरेटेड, आपने कहा ये फ्राई वाली बात कहा कि मार्केट में फ्राइड चीजें या ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं इनिशियली तो वो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन जब उसे हीट कर देते हो ना आप, उसके जब गर्म करते हो उसमें कोई चीज बना लेते हो तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है। जब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज होता है तो अब क्या है कि उस ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे शॉपकीपर्स क्या करते हैं, एक ही तेल को 5 बार इस्तेमाल करते हैं, तो अब उस तेल का कोई मतलब नहीं बन जाता। इसीलिए अब वो अगर उसमें फिर से आप कोई चीज यूज करेंगे तो अब जब उसमें फ्राइड चीज आप खाएंगे तो जब आपके बॉडी में जाएगा तो अब वो सैचुरेटेड जब फैट या ऑयल जाएगा अब आपके बॉडी में वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल्स है लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं वो इन जनरल क्या होते हैं, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। एनिमल्स फैट आर सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। इसलिए आप एनिमल फैट अगर कंज्यूम करिएगा तो आप बहुत जल्दी मोटा होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में वो बहुत जल्दी स्टोर होने लगता है। स्टोर क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म और आपके बॉडी के केमिकल रिएक्शन में इन जनरल जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन वेजिटेबल्स ऑयल्स अनसैचुरेटेड है, रिएक्टिव है, इसलिए वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दूसरी का अनसैचुरेटेड को आप हीट करिएगा तो सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। अरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। नाउ सर एक बात बताइए, कंबशन रिएक्शन में आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे, आप यहाँ पे है एडिशन रिएक्शन में भी आपने बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन हो रहा है। फिर आप एक और चीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी आपने देखा कि सर वहां पे भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो सर ठीक है, माना कि एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन सर आप कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए तो दोनों में तो सर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, तो फिर सर दोनों डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि जब दोनों जगह ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हो रहा है तो फिर डिफरेंस क्या है, दो अलग अलग टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली क्या है देखिए, द कंबशन इज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन in which organic compounds are completely burned and get oxidized to carbon monoxide and water. However, in oxidation, oxygen is added to the compound in a controlled manner. In case of oxidation state of the elements increases or electrons are removed from it. अब देखिए, in case of oxidation state of elements increases or electrons are removed from it. इतना नहीं जानना है, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा कुछ होगा, पर इन जनरल देखिए जो कंबशन रिएक्शन होता है वो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड। लेकिन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उससे आप कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन कराते हैं। मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, जब भी कंबशन रिएक्शन आप कहीं वो देखते हैं तो वहां पे है कि अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे CO2 होगा, वो आपको मतलब कि टोटली कंबशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है, और अगर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वाटर में चेंज हो जा रहा है। मगर जब आप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वहां पे आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं। हो सकता है कि आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कराइएगा तो आपको कंबशन से प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंबशन रिएक्शन इज अ अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? देखिए, सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज को हटा करके दूसरे चीज को वहां पे ला कर सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से वर्ड से आपको पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पे चीजें। The reaction in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other atoms or groups are called substitution reaction. For example, देखिए AH plus BY reacts, हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आया और ये हो गया AY plus BH, तो पोजीशन चेंज हो गया, तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है, नॉट एग्जांपल, इन जनरल केस बताया, समझाया। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and inert in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. देखिए, substitution reaction में जनरली रिएक्शन आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो आप कहेंगे सर आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है। तो सर जब स्टेबल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, तब सब आप फिर यहाँ पे रिएक्शन क्यों करा रहे हैं?
मैंने कहा कि वो रिएक्टिव नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में उनका रिएक्शन कराया जा सकता है। मैंने ये कहा था कि अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव and inert in the presence of most reagent. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast. CH4 का रिएक्शन कराया क्लोरीन गैस से, UV बताया था, UV जस्ट फॉर सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको CH3Cl मिला प्लस HCl। क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इट्स आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन को मैं आपको यहाँ पे देखा, फोटोकेमिकल रिएक्शन बच्चों देखिए, फोटो मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट, क्या होता है, लाइट। केमिकल तो समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक और फोटोकेमिकल रिएक्शन याद है आपको, AgBr और AgCl का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये कहां पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब मैंने बताया था। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो CH4 reacts with chlorine, it forms CH3Cl and HCl। ठीक है, that is a photochemical, that is a substitution reaction and also a photochemical reaction। ठीक है, now तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया बच्चों, हमने डिस्कस किया व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन 10th के हिसाब से खत्म होता है।